हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10। ठीक है, कक्षा 10 का गणित का किताब। और आज हम शुरू करेंगे पाठ 1। ठीक, आज हम शुरू करने वाले हैं पाठ 1। तो इसमें हम समझेंगे कि इस पाठ में हमें पढ़ना क्या है और कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी कापी कलम लेकर बैठ जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, पहला पार्ट है पार्ट 1, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं मीन्स इंग्लिश में इसको कहते हैं रियल नंबर। ठीक है, अब यही हेडिंग लिखिए आप लोग। यहाँ पर देखिए लिखा गया है हेडिंग वास्तविक संख्याएं। तो इसके बारे में हम समझते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है वास्तविक संख्याओं में परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं भी शामिल होती हैं। मतलब इसमें परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों ही शामिल होती हैं। ठीक है, इसके बारे में हम अभी समझेंगे। अब दूसरा पॉइंट देखिए, तो इसमें लिखा गया है वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। ठीक है, वास्तविक संख्याओं को किस पर दर्शाया जा सकता है? संख्या रेखा पर। संख्या रेखा क्या होती है, अब समझिए इसको। जैसे यहाँ पर एक हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, मान लीजिए एक रेखा है। ठीक है, और इसके यहाँ पर हम सेंटर में मान ले रहे हैं, यहाँ पर एक 0 पॉइंट है। तो इसके इस तरफ जाएंगे तो हमें पॉजिटिव नंबर मिलेंगे, और इस तरफ जाएंगे तो हमें निगेटिव नंबर मिलेंगे। ठीक है, और इधर चाहे जितना जा सकते हैं अनंत तक, मतलब इनफाइनाइट जा सकते हैं, और इधर भी अनंत तक, मतलब प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब यहाँ पर मान लीजिए जैसे 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही इनफाइनाइट तक जाता रहेगा ये। ऐसे इधर ही, लेकिन इधर अब क्या होगा, माइनस में होगा। ठीक है, -1 -2 -3 -4 और ऐसे ही -5, ऐसे इधर अब जाता रहेगा। ठीक है, तो इसे ही हम नंबर लाइन कहते हैं या संख्या रेखा कहते हैं। तो वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। मतलब वास्तविक संख्याएं चाहे 1 हो सकती हैं, 2 हो सकती हैं, या फिर 1 और 2 के बीच में भी हो सकता है। जैसे 1 और 2 के बीच में मान लीजिए दिया गया है करड़ी में 3 या फिर करड़ी में 2। तो इन सब का मान जानते हैं ना, क्या होता है? इसका मान होता है 1.414, लगभग, मतलब 1 के बाद और 2 के बीच में ही। ठीक है, ये ऐसा होता रहता है, मतलब आगे जाता रहता है। ठीक है, तो हम वास्तविक संख्याओं को समझ सकते हैं कि यह संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है, चाहे वो प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है। ठीक है, अब चलिए तीसरे पॉइंट पर चलते हैं। वास्तविक संख्याएं धनात्मक व ऋणात्मक हो सकती हैं। मतलब यही कहा गया ना, इस तरफ आएंगे तो माइनस में, और इस तरफ जाएंगे तो प्लस में हो सकता है। ठीक, तो अब आगे समझते हैं हम परिमेय तथा अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो चलिए इसका परिभाषा लिखिए। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके। ठीक, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। और ध्यान देने वाली बात है कि ये P और Q दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, पूर्णांक हों, और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। Q का मान 0 अगर हो गया तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, और एक शर्त होता है दोनों का HCF मतलब महत्तम समापवर्त्य P एंड Q दोनों का ही 1 होना चाहिए। ठीक है, अगर 1 भी नहीं हुआ तो भी यह परिमेय संख्या नहीं होगी। अब कहेंगे कि जैसे अगर मान लीजिए ये है 2 और ऊपर 2 है, नीचे 4 यहाँ पे। अब ये P का मान तो 2 है और Q का मान 4 है, तो ये कहेंगे परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि अगर इसका HCF निकालेंगे तो 2 आता है। लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। 2 इसको काटिए, 2 1 कम 2, 2 2 ना 4, तो ये आया 1/2। अब निकालिए इसका HCF, तो HCF कितना आएगा इन दोनों का? 1 और 2 का 1 ही आएगा। ठीक है, और ऐसे ही अगर यहाँ पर पूर्णांक वाली बात हो, पूर्णांक का मतलब है जैसे अगर ये कर्णिम 3 है बटे 2 है, ये भी तो P/Q के रूप में है, लेकिन यहाँ पर ये P का मान जो है ये पूर्णांक नहीं है। ठीक है,
पूर्णांक नहीं है क्योंकि ये कर्णिम है और इसका मान कोई फिक्स नहीं होता। ठीक, आगे चलते हैं। अब ऐसे ही अगर हम अपरिमेय संख्या के बारे में समझते हैं तो अपरिमेय संख्या मतलब ऐसी संख्या जिन्हें हम इस रूप में ना लिख सकें। अब समझते हैं, जैसे ये है कर्णिम 3, कर्णिम 2, या फिर कर्णिम 2/5, ऐसे ही 7/2 कर सकते हैं। मतलब कुछ भी ऐसी संख्याएं ये परिमेय संख्याएं नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर हेडिंग लिखा गया है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। तो इसको समझने के लिए आपको हेडिंग लिखना है, यही हेडिंग लिखिए, पहले इसको समझते हैं फिर उसके बाद इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मतलब ये प्रमेय है, इन प्रमेय का कहना है, जैसे अगर मान लीजिए एग्जाम्पल में हम ले रहे हैं यहाँ पे 42। ठीक, अब ये 42 है, 42 को ये भाज्य संख्या है। ठीक है, भाज्य संख्या मतलब जो किसी अन्य संख्या से कट जाए, स्वयं के अलावा या किसी अन्य संख्या से कट जाए। ठीक है, इसको हम समझते हैं, यहाँ पे इसकी परिभाषा भी समझ लेते हैं इसी में, फिर इसके बाद आगे समझते हैं इसको। जैसे देखिए भाज्य संख्या कहते हैं किसे, ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से कट जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। मतलब जैसे अगर मान लीजिए ये 4 है, 4 से तो कटेगा ही और 1 से भी कटेगा, लेकिन ये संख्या 2 से भी कट रही है। देखिए, ठीक है, 2 दूना 4, मतलब 2 के पहाड़ा में ये 4 आता है। ठीक है, इसलिए ये क्या है, भाज्य संख्या है। लेकिन अगर अभाज्य संख्या की बात की जाए तो जो संख्या स्वयं या 1 से ही कटे, मतलब जैसे अगर मान लीजिए 5 है, 5 का गुणनखंड कितना होता है, 1 या फिर 5, मतलब ये संख्या स्वयं 5 से ही कट रही है या फिर 1 से, तो ये क्या है, अभाज्य संख्या है। भाज्य संख्या ऐसी संख्या है जो स्वयं से भी कटे और किसी अन्य संख्या से भी कटे। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कैसे होगा। जैसे ये मान लीजिए 42 है, 42 का यहाँ पर हम लोग करेंगे गुणनखंड। ठीक है, 42 अब कितने से कटेगा, 2 से, सबसे छोटा नंबर 2 से कटेगा, 2 दूना 4 और 2 एक कम 2। अब यहाँ पर ये 3 से कट रहा है, 3 सत्ते 21, 7 एक का 7, ये पूरा कट गया, तो ये भाज्य संख्या था। अभाज्य संख्या में टूटा है, यहाँ पे देखिए 2 गुणा में 3 गुणा में 7, ये जो संख्या हमें मिली है ये अभाज्य संख्या। तो इस प्रमेय का भी यही कहना है कि भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो जैसे ये अभाज्य संख्याएं यहाँ पर हमें मिल गई। इसी तरीके से और कोई संख्या लीजिए यहाँ पे, जैसे हम मान लीजिए 60 ले रहे हैं। ठीक है, अब 60 भी काटिए यहाँ पे, तो 60 भी 2 से कटता है, 2 तियाँ 6, 0 उतर गया यहाँ पे, फिर 2 से कटेगा, 2 एक का 2, 2 पचे 10, फिर 5 तियाँ 15, या फिर इसको 3 पचे भी 15 काट सकते हैं यहाँ पे, 3 पचे 15, 5 एक का 5, ऐसे काट लेंगे। ठीक है, अब इसको यहाँ पर लिखिए, तो ये हो गया 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 5, ये भाज्य संख्या था और ये अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त हो चुका है, ये गुणनफल के रूप में व्यक्त हो चुका है। ठीक है, चलिए तो अब आगे समझते हैं यहाँ पे HCF तथा LCM अभाज्य गुणनखंड विधि से। इसके लिए हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। ठीक है, अब हेडिंग लिखिएगा HCF तथा LCM अभाज्य गुणनखंड विधि से। एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे यहाँ पे। जैसे मान लीजिए हमें दिया है कोई भी नंबर, आप ले सकते हैं, जैसे 135। ठीक, पहला नंबर 135 दिया है और दूसरा नंबर हमें दिया है, कोई भी संख्या ले लेंगे यहाँ पे, मान लीजिए 25 दिया है। ठीक है, अब इनका हमें निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF तथा LCM। ठीक है, तो दोनों को चलिए हल करके आपको बताते हैं। तो बगल में यहाँ पर हम लोग गुणनखंड कर लेंगे पहले दोनों का, पहला है 135 और दूसरा है 25। ठीक है, तो 135 कटेगा, 3 से भी कट सकता है, 3 चौक के 12, 3 पचे 15, और फिर 3 से कटेगा, 3 एक का 3, 3 पचे 15, फिर 3 से कटेगा, 3 पचे 15, 5 एक का 5। ठीक है, इसी तरीके से इसको भी काट लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए 5 से कट रहा है, 5 पचे 25, 5 एक का 5, ऐसे कट जाएगा। अब यहाँ पर लिखिए इसको,
3 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 5, और इसके बाद ऐसे ही यहाँ पे 5 गुणा में 5, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब चलिए आपको HCF निकाल कर बताते हैं कैसे निकलेगा HCF। ठीक है, सबसे पहले HCF समझते हैं। HCF में हम उसी नंबर को लेंगे जो दोनों में है, जैसे 135 के फैक्टर में भी हो और 25 में भी हो। जैसे यहाँ पर इस लाइन वाले में देखिए तो 3 है, छोटा नंबर 3 कहीं पर है, नहीं है। 5 है, हाँ 5 एक नंबर है, तो इसको ऐसे मिला सकते हैं। ठीक है, इसको मिला दिए। अब यही जो 5 है इसी को यहाँ पर लिख देना है, यही हमारा HCF हो गया। ऐसे ही अब LCM समझते हैं। ठीक है, LCM। अब LCM के लिए क्या होता है ना, सबसे पहले नंबर देखते हैं किस में सबसे ज़्यादा आया। जैसे ये 3 है, 3 इसमें सबसे ज़्यादा आया, इसमें नहीं आया, तो 3 पूरा लिखेंगे। ठीक है, 3 गुणा में 3 गुणा में 3। अब इसके बाद 5 है, 5 सबसे ज़्यादा कहाँ पर आया है, नीचे वाले में आया, ऊपर वाले में नहीं आया, तो नीचे वाला लिखेंगे यहाँ पे 5 गुणा में 5। ठीक, तो चलिए इसका आप गुणा कर लेते हैं। ठीक है, देखिए 3 त्रिक का 9, 27, 27 पंजे 135, 135 पंजे 675। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा 675। यही है अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका HCF तथा LCM।